तो क्या इंडिया के हाथ में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया आ गया है जिससे वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीत सकता है या एनडीए को बहुत तगड़ी से तगड़ी टक्कर दे सकता है? क्या एनडीए के पास इसका एक तोड़ है? मोदी जी के पास एक तोड़ है इस गेम चेंजिंग आइडिया का, जो इंडिया के गेम चेंजिंग आइडिया के बराबर गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है? आप कहेंगे ये बार-बार मैं गेम चेंजिंग आइडिया की मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इसकी आज विवेचना करेंगे। बस मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन ये दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट आपके और लूँगा सिर्फ। तो गेम चेंजिंग आइडिया क्या है? सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते थे। पटना में जो पटना हाई कोर्ट है उसने रोक लगा दी थी, अब उसी पटना हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है और इजाज़त दे दी है सर्वे के नाम पर। जनगणना नहीं होगी, सर्वे होगा। जातीय मतलब ओबीसी का सर्वे होगा। ओबीसी में कितनी जातियां आती हैं, कितनी उपजातियां आती हैं, उनका कुल मिलाकर बिहार की आबादी के हिसाब से एससी एसटी के अनुपात में क्या उनका अनुपात है, ये सब पता लगेगा। और स्वाभाविक है कि अब नीतीश कुमार कोई देर नहीं करने वाले। 2/3 से ज़्यादा काम हो चुका है, 500-600 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मोटे तौर पर लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा, कोई आगे से कोई सुप्रीम कोर्ट में चला गया और स्टे नहीं लगा, तो अगले 15-20 दिन में कहानी साफ हो जाएगी। तो क्या इसके साथ-साथ एनडीए का सूपड़ा भी साफ हो जाएगा? कम से कम बिहार की बात करें तो, क्योंकि ये ओबीसी बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर भारत में जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं, बहुत दर्जनों पार्टियां हैं, छोटी-छोटी पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा की, ओम प्रकाश राजभर, जीतन कुमार मांझी, अखिलेश यादव, आरएलडी, फिर आरएलडी को तो फिर भी नहीं जोड़े, अपना दल, फिर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, रामविलास पासवान की चिराग पासवान उनके बेटे की पार्टी, तमाम पार्टियां हैं। और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत गेम चेंजिंग आइडिया है ओबीसी का सर्वे। आप कहेंगे कि ओबीसी का सर्वे गेम चेंजिंग आइडिया कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के आधार पर ये कहा था कि देश में 52% ओबीसी है, तो उस अनुपात में 27% को आरक्षण दे दिया गया। 27 इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कैप थी 49.5% से ज़्यादा अगर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो केंद्रीय सेवाओं में 15% एससी को मिला हुआ था, 7.5% एसटी को मिला था, तो 22.5% और अब 27% ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता था। अब जब नए सिरे से सर्वे होगा, गणना होगी, ओबीसी की एक्चुअल आबादी क्या है पता लगेगा, तो उस अनुपात में कहा जाएगा कि अब आरक्षण बढ़ाया जाए। आप समझ गए ना? क्यों? क्योंकि अब 50% की कैप भी नहीं रही, 10% आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हो गया। कुछ जगह एमबीसी को भी, कुछ जगह जैसे तमिलनाडु में तो 69% वैसे ही आरक्षण है। तो ये एक गेम चेंजिंग आइडिया होगा। और ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है। ओबीसी में करीब 2633 जातियां और उपजातियां आती हैं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है रोहनी कमीशन के हिसाब से। तो मान लीजिए कि ओबीसी 45% है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 55% है, कुछ लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा है। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्कूल में एनरोलमेंट होता है और स्कूल में जो बच्चे जब एनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो जाति लिखनी पड़ती है, तो उसका एक अध्ययन किया गया। तो उसके हिसाब से देखा गया कि देश में ओबीसी आबादी 45% है, तो 45% के हिसाब से वो कहेंगे कि हमें 45% आरक्षण दिया जाए, 27% आरक्षण को बढ़ाकर 45 किया जाए। फिर एससी एसटी वाले कहेंगे, उनका भी तो फिर अनुपात कुछ अलग निकलेगा। तो फिर होगा क्या? लोग कहते हैं कि साहब इससे स्थिति कड़ी विकराल हो जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले ये देखते हैं कि 45% कैसे। उसमें देखा गया कि स्कूल के एनरोलमेंट में तमिलनाडु में 71% लोगों ने, बच्चों ने अपनी जाति ओबीसी लिखवाई।
कर्नाटक में 62% ने, बिहार में 61% ने, उत्तर प्रदेश में 54% ने, राजस्थान में 48% ने, पंजाब में सिर्फ 15% ने, हरियाणा में 47% ने। तो इसका जो औसत निकला वो 45% निकला। तो ये एक गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी के पास इसका एक तोड़ भी है। इंडिया का एक गेम चेंजिंग आइडिया और उसका एनडीए का तोड़। रोहिणी कमीशन सरकार ने बैठाया था, 2017 में बैठाया था, 13 बार एक्सटेंशन दिया गया। अब रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सिफारिशें दे दी है। जी रोहिणी दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज थी, उनकी अगुवाई में ये कमीशन बैठाया गया था। इस कमीशन के जो नतीजे हैं, फाइंडिंग है, वो बड़ी चौंकाने वाली है। इनका ये कहना है कि 2633 जो ओबीसी में आने वाली जातियां या उपजातियां हैं, इसमें से 1977 जातियां ऐसी हैं जिनको ओबीसी आरक्षण का लाभ सिर्फ 2.68% मिला, यानी बाकी की 623 जातियों को आरक्षण का लाभ 97.32% मिल गया। और 1977 में से 963 तो ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ जीरो मिला, जीरो। तो अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि साहब आप बाइफिकेशन कर दो, कोटा में कोटा, कोटा में कोटा, जैसा कि कर्नाटक में भी होता है आरक्षण के मामले, यानी 27% की जो ओबीसी हैं कुल मिलाकर, इसकी 4 श्रेणियां कर दो। पहले नंबर पर श्रेणी नंबर 1 जो टॉप की जो प्रभावशाली जातियां हैं ओबीसी में, जैसे राजस्थान में जाट हैं, यादव हैं, उत्तर प्रदेश में भी यादव हैं, जाट हैं, राजस्थान में माली भी करीब करीब उसमें आते हैं। तो ऐसी जातियां हैं, इनको 27% में से 10% आरक्षण दे दो। दूसरी श्रेणी बनाओ जिनको 9% आरक्षण दो, 27% का 9%, कोटा में कोटा। तीसरी श्रेणी बनाओ जिसमें 6% आरक्षण दो, और चौथी श्रेणी बनाओ जिसमें 1674 जातियां रखी जाएंगी, सबसे महापिछड़ी, सबसे पिछड़ी हुई जातियां, उनको 2% आरक्षण दो। अब इसमें पेच क्या है? मोदी इस इतने बड़े राजनीतिक जोखिम को अगर उठाते हैं तो क्यों उठाना चाहिए और क्यों नहीं उठाना चाहिए, जरा सी समीक्षा कर लेते हैं। उठाना इसलिए चाहिए कि इससे जो महापिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी में भी जो एमबीसी है, एक तरह से मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, उनके मसीहा हो जाएंगे मोदी जी। 1674 जातियां तो कम से कम सीधे तौर पर। दूसरा, उन ओबीसी वोट बैंक का विस्तार होगा, मोदी के वोट बैंक में ये हिस्सेदारी जुड़ेगी, क्योंकि अभी एनडीए के पास 2019 के लोकसभा चुनाव को संदर्भ लेकर चलें तो 25 करोड़ वोट हैं, और इंडिया के पास भी 25 करोड़ वोट हैं। तो मामला, मुकाबला इस समय बराबरी का है। दूसरा क्या होगा, जो सामाजिक न्याय की नाम पर राजनीति की रोटियां सेंकती हैं पार्टियां, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी या प्रभावित होगी। और महापिछड़ों का भला करेंगे मोदी तो महादलितों पर असर पड़ेगा और पसमंदा मुसलमानों पर भी असर पड़ेगा। तो 3 तरफ का लाभ एक तरह से मोदी जी को मिल सकता है, लेकिन इसमें 3 बड़ी खामियां भी हैं, 3 बड़े राजनीतिक जोखिम हैं। एक, प्रभावशाली जातियां नाराज हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश में जाट नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे साहब पहले तो 27% आरक्षण मिल रहा था और ज़्यादातर का लाभ तो वही उठा रहे थे, अब सिर्फ 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, 27 का 10%। राजस्थान में जाट नाराज हो जाएंगे, जो कांग्रेस के समर्थक रहे। 1998 में वाजपेयी जी ने जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया तो वो बीजेपी की झोली में आ गए थे, और अब भी वही हैं। जाट नाराज होना यानी उत्तर भारत में करीब 50 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ना, तो ये वजह मोदी को रोक सकती है। दूसरी वजह जो मोदी को रोक सकती है कि महापिछड़ी जातियों को आप 2% आरक्षण देंगे, लेकिन विपक्ष क्या कहेगा, इंडिया क्या कहेगा, अरे साहब पहले 27% मिल रहा था, अब देखो सिर्फ 2% कर दिया, और अगड़ों को लिए, जो पिछड़ों में अगड़े हैं उनको 10% कर दिया। 1674, 2600 जातियां हैं, उसमें से 1600 जातियों को सिर्फ 2%, और बाकी सब में बट गया दूसरा 98%, 27% का। समझ गए ना आप? मुश्किल है ये विषय, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो फिर एक बार आपसे प्रार्थना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है।
विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया।